हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले NHPC लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इसका सेक्टर है और इस स्टॉक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज अपन फिर से इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले। रीज़न ये है कि मैं खुद इस स्टॉक के अंदर एंट्री करने की सोच रहा हूँ और जो प्राइस है अभी 89.85 के ऊपर चल रही है और अब इस स्टॉक के अंदर कैसी क्या पोटेंशियल रहने वाली है तो उसको अपन समझने वाले। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर, उनको अपन समझेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं स्कैनर के ऊपर आ गया हूँ और ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, सबको मैंने नोट कर दिया और इनके ऊपर बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखिए, फंडामेंटल एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी का, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मैं खुद भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं बेसिकली फंडामेंटल को ज़्यादा प्रेफर करता हूं। टेक्निकल एनालाइज भी मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूं, लेकिन करंट टाइम में मैं फंडामेंटल एनालाइज करूँगा, उसके बाद में टेक्निकल पे जाएंगे और चार्ट वगैरह को भी एनालाइज करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका मार्केट कैप आपको दिख रहा होगा 91,008 करोड़ का इसका मार्केट कैप चल रहा है। यानी कि ये जो कंपनी है लार्ज कैप की कंपनी है। जो यहाँ पे अब आगे कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उनको अपन वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू 10 के ऊपर चल रही है। अच्छा, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है उसको मैं समझा देता हूँ एक बार। देखिए, फेस वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना अपने लिए अच्छा होता है। फेस वैल्यू का मतलब बेसिकली ये होता है कि सपोज़ कीजिए किसी कंपनी की ये फेस वैल्यू 10 के ऊपर चल रही है, ठीक है ना। 10 फेस वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी अगर अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी तो वो अपने स्टॉक को 10 टाइम तक स्प्लिट कर सकती है। अगर बोनस वगैरह या स्प्लिट कुछ भी करेगी तो 10:1 के रेशो के अंदर स्प्लिट कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि किसी कंपनी की प्राइस मान लीजिए 100 रुपये चल रही है, तो उस जगह फेस वैल्यू अगर उसकी 10 बता रहा है तो यह उस कंपनी अगर स्प्लिट करेगी तो वो 10:1 के रेशो के अंदर स्प्लिट कर देगी। तो इस कंडीशन के अंदर उस स्टॉक की प्राइस भी 100 रुपये हो जाएगी और फेस वैल्यू उसके बाद में 1 हो जाएगी। तो फेस वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्प्लिट करना उतना आसान रहेगा। अगले पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं, वो है दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी का करंट टाइम में डेब्ट टू इक्विटी 0.77 के ऊपर चल रहा है और डेब्ट टू इक्विटी हमें ये बताता है कि कंपनी के ऊपर बेसिकली कर्जा कितना है। तो यहाँ पे 0.77 चल रहा है, तो ज़्यादा ये कर्जा नहीं है, नॉर्मली कर्जा है इसके ऊपर। अगली अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू की। प्राइस टू बुक वैल्यू जो चल रही है 2.32 के ऊपर चल रही है और प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम होती है उतना अपने लिए अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करना। अगले पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू जो चल रही है 38.9 के ऊपर चल रही है और ये कंपनी का जितना ज़्यादा बुक वैल्यू होती है उतना अपने लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, बुक वैल्यू को अगर मैं आपको एक डेफिनेशन के अंदर समझाऊँ तो इसी का अपन एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे इस स्टॉक की जो प्राइस चल रही है 90 रुपये चल रही है, ठीक है, और स्टॉक की बुक वैल्यू जो चल रही है 38 रुपये के ऊपर चल रही है। तो बुक वैल्यू का सिंपल मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा बुक वैल्यू होती है उतना अपने लिए अच्छा होता है। लेकिन सपोज बुक वैल्यू यहाँ पे 38 चलने का मतलब ये है कि अगर कंपनी के इन फ्यूचर के अंदर कुछ भी कंपनी के अंदर डिफ़ॉल्ट आता है या कुछ भी होता है या फिर जिसकी वजह से कंपनी के अंदर डाउनफॉल आ जाता है और कंपनी नीचे गिर जाती है, तो लास्ट उसकी जो प्राइस गिरेगी वो 38.9 के आसपास ही गिरेगी, इससे नीचे नहीं गिरेगी। यानी कि अगर आपने अभी करंट टाइम में 90 के ऊपर स्टॉक को अंदर इन्वेस्ट भी कर दिया और कंपनी के अंदर डाउनफॉल आ गया और कंपनी क्रैश भी हो गई, तो भी ये लास्ट 38.90 रुपये तो आपको स्टॉक के मिलेंगे ही मिलेंगे पर स्टॉक के। तो इसकी वजह से बुक वैल्यू का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे 38 का बुक वैल्यू चल रही है 3839 की, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखिए 38 की जो बुक वैल्यू है डबल के आसपास, आधे के आसपास चल रही है। तो ये ज़्यादा बुरी नहीं है, ठीक ही बुक वैल्यू है। अगला अपन बात कर लेते हैं करंट के रेशियो की। करंट रेशियो क्या होता है उसको मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन 1.24 के ऊपर करंट रेशियो चल रहा है। यह रेशियो जो होता है बेसिकली 2 के आसपास होना चाहिए। 1.24 चल रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, ये ज़्यादा बुरी बात नहीं है, 2 के आसपास ही चल रहा है। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों करंट रेशियो का कि करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। जब अपन करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को डिवाइड कर देते हैं तो करंट रेशियो निकल के आ जाता है और 1.24 के ऊपर चल रहा है और 2 के आसपास होना चाहिए, तो ये करंट रेशियो भी बहुत अच्छा है। अगला अपन बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे चल रहा है 4,136 करोड़ का चल रहा है और वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो 4,871 करोड़ का चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते किसको उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो जब अपन इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको अपन सेल से डिडक्ट कर देते हैं तो हमें ये नेट प्रॉफिट निकल के आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कंपनी के जो बिल वगैरह हो गए, ये लाइट बिल वगैरह, ये जो इनडायरेक्ट
मतलब इनडायरेक्ट तरीके से जो एक्सपेंस हो रहे हैं उनको अगर अपन सेल्स से डिडक्ट कर देंगे या फिर घटा देंगे तो हमें ये नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको अगर अपन सेल्स से डिडक्ट कर देते हैं तो उसके बाद में जो निकल के आता है उसको अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये है कि जो ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो मतलब कंपनी के अंदर लगने ही लगने, कुछ भी हो जाओ। अब ऐसे कंपनी मुझे यूँ बताइए कि कुछ भी नए चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है तो उसको तो मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा ना, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और इनको अगर सेल से डिडक्ट करते हैं तो नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। अगला अपन बात कर लेते हैं डिविडेंड पे आउट की। डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है कि कंपनी में अगर अर्निंग का कितना प्रतिशत शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे रही है, तो इसी को डिविडेंड पे आउट बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 47.8% का डिविडेंड पे आउट चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी जो अर्निंग है उसका 47.8% जो है डिविडेंड के रूप में जो अपने शेयर होल्डर है उनको दे रही है। अगला अपन बात कर लेते हैं कि क्विक रेशो। क्विक रेशो जो होता है बेसिकली 1 के आसपास होना चाहिए और इसका फॉर्मूला ये होता है कि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट होते हैं उनको जो इन्वेंट्री होती है उससे माइनस कर देते हैं और उसके बाद में करंट की जो लाइबिलिटी चल रही होती है उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्विक रेशो निकल के आ जाता है। और जनरली ये जो है 1 के आसपास होना चाहिए और यहाँ पे 1.22 चल रहा है, तो ये भी अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि ये क्विक रेशो भी ज़्यादा नहीं है। अगला अपन बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल पीबीवी। इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल पीबीवी जो चल रहा है 2.28 के ऊपर चल रहा है। बेसिकली इंडस्ट्रियल पीबीवी जो है कंपनी के पीबीवी से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर किसी कंपनी का पीबीवी जो चल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू वो अगर 5 चल रहा है तो उस इंडस्ट्री का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 7 के आसपास होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस कंपनी के सेक्टर में जो कंपनी है वो कंपनी के कंपेरिजन में महंगी है। यानी कि ये जो कंपनी जिस सेक्टर के अंदर काम करती है उसके कंपैरिजन में इस इंडस्ट्री के अंदर जो दूसरी कंपनियां काम करती है वो महंगी है और ये सस्ती पड़ रही है। तो उसकी वजह से इस कंपनी का पीबीवी जो है इंडस्ट्री के पीबीवी से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंडस्ट्री का पीबीवी जो चल रहा है 2.28 चल रहा है। और अब इस कंपनी के पीबीवी की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू जो चल रही है 2.32 के ऊपर चल रही है और इंडस्ट्री का पीबीवी जो चल रहा है 2.28 के ऊपर चल रहा है। तो 2.28 और 2.32 के अंदर 4 पॉइंट का फर्क चल रहा है। तो इसका मतलब ये इंडस्ट्री का पीबीवी जो है कम है इस कंपनी के पीबीवी से। तो ये थोड़ा बहुत सा अपन नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं इसको, लेकिन ज़्यादा फर्क भी नहीं है। आप यहाँ पे देखिए 2.28 और 2.32 के अंदर ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। हाँ, इतना फर्क आ जाए कि ये 2 चल रहा है और वो 4 चला जाए तो ये अपने लिए नेगेटिव बात है, लेकिन दोनों 2 पे ही चल रहे हैं, सिर्फ 4 पॉइंट का ही फर्क आ रहा है तो इसको भी अपन ज़्यादा नहीं मानेंगे। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल पी की। तो इंडस्ट्रियल पी 22.6 के ऊपर चल रहा है और इंडस्ट्रियल पी जो होता है इसको भी स्टॉक के पी के साथ में अपन को कंपैरिजन करना पड़ता है। और यदि इंडस्ट्रियल का पी जो है उस स्टॉक के पी से कंपैरिजन में ज़्यादा है तो ये एक अच्छी बात माना जाती है। तो इंडस्ट्रियल का पी अपन ने देख लिया कि 22.6 के ऊपर चल रहा है। अब अपन स्टॉक के पी को देख लेते हैं, स्टॉक का पी कैसा चल रहा है। स्टॉक का पी जो चल रहा है 24.5 के ऊपर चल रहा है और इंडस्ट्रियल का पी 22.6 के ऊपर चल रहा है। तो मैंने आपको बोल दिया है कि इंडस्ट्रियल का जो पी होता है वो स्टॉक के पी से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 22.6 का इंडस्ट्रियल पी है और स्टॉक का पी 24.5 चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसके कंपैरिजन में स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है। तो इसको भी अपन नेगेटिव कंसिडरेट करेंगे। तो अपने 2 पॉइंट तो हो गए, एक तो पी जो है वो नेगेटिव आ गया और उसके बाद में इंडस्ट्रियल का पीबीवी जो है पीबीवी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है इंडस्ट्रियल और जो स्टॉक का है दोनों नेगेटिव आ गए अपने पास। अगला मैं बात कर लेता हूँ प्रमोटर की होल्डिंग की। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे जनरली 50 से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो यहाँ पे 71 चल रही है तो इसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, तो ये भी अपने लिए अच्छी बात है। अगला अपन बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,871 करोड़ का चल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है बेसिकली इसके अंदर 2 सेक्टर होते हैं, सबका अलग अलग होता है।
तो अगर कंपनी कोई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, यानी कि कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है 50% से ज़्यादा या उसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने लिए एक अच्छा माना जाता है। और वहीं पे कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काम करती है तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 से 20% के बीच में होना चाहिए, तो उसके बाद में अपन को ये अच्छी मानी जाएगी। और इसको अगर अपन परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो OPM जो निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 49.8% के ऊपर निकल के आ रहा है। तो इसकी वजह से अपन समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है, अच्छा ये कंपनी किस सेक्टर के अंदर काम करती है ये बताइए मेरे को। क्या ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग के काम करती है? तो मैंने आपको इसका सेक्टर पहले ही बता दिया कि तो ये जो कंपनी है बेसिकली पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन का काम, सर्विस का काम भी कर रही है, तो दोनों के मिक्स में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका देखिए OPM जो निकल के आ रहा है 49 के आसपास निकल के आ रहा है। तो ये मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा है, नॉर्मल OPM ही निकल के आ रहा है, तो इसको भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। OP का फॉर्मूला जो है, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जो है सेल्स के डिवाइड कर देंगे तो आपका OP जो है प्रतिशत के अंदर निकल के आ जाएगा। तो टोटल सेल्स वगैरह, सेल्स ग्रोथ, ये सेल्स जो है 9000 ये है, उसके बाद में OP को इससे डिवाइड करके निकाल देंगे तो ये परसेंट निकल के आ जाएगा। अगले पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं कि मार्केट कैप टू कैश फ्लो। मार्केट कैप टू कैश फ्लो जो चल रहा है 19.4 के ऊपर चल रहा है। अच्छा ये होता है क्या, इसकी बात करूँ अगर, तो मैं मार्केट कैप टू कैश फ्लो जितना कम होता है ये अपने लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे मार्केट कैप टू कैश फ्लो 19.4 के ऊपर चल रहा है, तो इसको अपन ज़्यादा कंसिडर करेंगे। मार्केट कैप टू कैश फ्लो बेसिकली कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे 19.4 चल रहा है। अगली मैं बात कर लेता हूँ सेल्स ग्रोथ की। तो नेगेटिव के अंदर -6.11 के ऊपर इसकी सेल्स ग्रोथ चल रही है। तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है कि इसकी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव के अंदर चल रही है। और सेल्स ग्रोथ जो होती है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर बढ़नी चाहिए। छोटी कंपनियों में सेल्स ग्रोथ जो होती है बहुत जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन बड़ी जो कंपनियां होती है उनके अंदर सेल्स ग्रोथ बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए 5 साल का जो डाटा होता है उसके बेस पे हमें सेल्स ग्रोथ को देखना रहता है। तो 5 साल के डाटा को देख लेते हैं, उसके बाद में अपन को पता चलेगा कि सेल्स ग्रोथ वगैरह कैसी क्या चल रही है। इससे पहले मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेता हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ जो है यहाँ पे आप देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ को भी मैं बता देता हूँ। तो 0.12% की प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है सालाना बेस के ऊपर, तो ये पॉजिटिव बात है। लेकिन सेल्स ग्रोथ जो है नेगेटिव चल रही है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसकी। तो अपन इसके एक बार सेल्स ग्रोथ वगैरह को देख लेते हैं, उसके बाद में लास्ट हमारा यही पॉइंट बचा है। तो सेल्स ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर बढ़नी चाहिए। तो सेल्स ग्रोथ को एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सबसे उसके लिए अपन को इनकम स्टेटमेंट के अंदर आना होगा, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे सेल्स जो है ये यहाँ पे आपके सामने आ गई है। तो सेल्स ग्रोथ देखिए सितंबर में 2931 करोड़ की थी और वो 2055 करोड़ की रह गई, यानी सेल्स ग्रोथ के अंदर कमी आई है क्वार्टर बेस के ऊपर। एनुअल बेस के ऊपर सेल्स ग्रोथ कैसी है, तो यहाँ पे देखिए एनुअल बेस के ऊपर सेल्स ग्रोथ जो है बढ़ी हुई आ रही है, तो ये भी ठीक है, ज़्यादा बुरी बात नहीं है। ये तो कोई फंडामेंटल की बात। अब अपन बात कर लेते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल के अंदर यहाँ पे देखिए जो चार्ट चल रहा है 89.40 के ऊपर चल रहा है। तो करंट टाइम में आपको ये वाला रेजिस्टेंस और सपोर्ट मेंटेन करके चलना है। करंट टाइम में अगर आप एंट्री करते हैं और इसको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर जो है इसकी प्राइस का टारगेट 98 दिखेगा फर्स्ट वाला, और अगला वाला टारगेट जो दिखेगा 115 के आसपास दिखेगा। मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। इस जगह पे आपको फर्स्ट वाला टारगेट देखने को मिलेगा और सेकंड वाला जो टारगेट दिखने को मिलेगा 114 के ऊपर। स्टॉप लॉस आपको जो लगा के चलना है, इससे नीचे वाली जो कैंडल है उसके आसपास 85-86 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो मैंने बता रखा है कि अगर मार्केट के अंदर पहले अप ट्रेंड चलना चाहिए और ट्रायंगल जो है नीचे की तरफ आगे की तरफ बढ़ता है तो नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए, और जो ट्रेंड लाइन है या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है वो सिक्योरिटी ट्रायंगल के रूप में संरचना बनाती है। तो ये जो है हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर अब ट्रेंड आने वाला है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी बन रही है कि इस जगह इसने सपोर्ट लिया था, पहले सेकंड सपोर्ट यहाँ पे लिया और करंट टाइम में यहाँ पे चल रहा है। अगर स्टॉक के अंदर बाई चांस नीचे आए तो इस प्राइस के आसपास फिर से आ सकता है और उसके बाद में स्टॉक फिर से ऊपर बढ़ेगा और अच्छे खासे टारगेट आपको नेक्स्ट टाइम देगा। यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि स्टॉक नीचे आएगा। यहाँ पे देखिए MACD की जो लाइन है नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। RSI जो है 55 के ऊपर चल रहा है और दूसरे इंडिकेटर मैंने अप्लाई किए तो वो भी पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। फंडामेंटल एनालाइज मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है, इतना बेसिक तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर दोस्तों। इसके अंदर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच और जय श्री राम।